discussion of test. चलिए, I hope you have opened it. Still students are coming. Yes. So first question take out, and 40 students, 41 responses I have got, और उसमें से भी एक रिस्पॉन्स तो यू वाली है, किसी ने पहले चेक किया है ना, अदरवाइज तो वी हैव ऑल रेंजेस ऑफ मार्क्स, राइट फ्रॉम 1 मार्क भी है किसी बच्चे का, 10 मार्क्स भी है, ठीक है। तो किसी ने पहले यू से चेक किया। बच्चे ऐसे काम मत किया करो प्लीज, आपकी कॉन्शियस कैसे अलाउ करती है। चलिए, लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। इट वाज सॉल्व 2.5 प्लस 12.58, ठीक है। तो ये आ जाता है 15 पॉइंट कितना आता है, 2.5 प्लस 12.58, तो यही तो है। तो आपका आंसर कितना आता है इसमें। एक और चीज है, एक सेकंड, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, प्लस 0.356 ऑल्सो, ये भी, ठीक है। तो ये है एग्जैक्टली आपको इसको सॉल्व करना है विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसमें, 2.5 में 1 डेसिमल प्लेस। सो वी शुड कीप आवर आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 4 के आगे तो 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आवर आंसर वुड बी 15.4। So first answer was 15.4. चलिए, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 312.65 into 26.4. So when we are multiplying, minimum number of significant figures should be there. So significant figures in 26.4 is 3, ठीक है। 26.4 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके ये लास्ट ऑप्शन जो आपकी दी हुई है वो दिया हुआ है आपको 8253.96 आ रहा है, राइट। तो उसमें अब आप देखिए कि आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। इफ यू राइट 825, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 825 लिखते हो तो ऑर्डर रिटेन नहीं रहता। कहाँ पे 8000, कहाँ पे 800 लिख रहे हो। ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें ऑर्डर रिटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। आप 8000 को 800 नहीं लिख सकते। तो अगर आप इसके आगे एक 0 ऐड कर दो, स्टिल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3, दैट 0 वोंट बी सिग्निफिकेंट, ये काउंट नहीं होंगे। तो बेटर इज टू राइट 825, वी राइट 8250, it is very close to 8253 also, order is also retained and there are 3 significant figures also. So our answer was third part 8250. अब बताइए इसमें किसको डाउट। हाँ जी जतिन, अब बोलिए, आपको डाउट है इसमें। हमने 360 वाला एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी ऐसे ही था। यस समृद्धि मैम, बट फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स 0 काउंट होता है मैम, हमने रूल लिखा था एक, तो 4 हो इसमें गई 0 काउंट हो रहा है। जीरोस विदाउट डेसिमल आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट वो काउंट हो रही हैं, नहीं होती ना वो। ये तो हमने रूल किया था, पढ़िए रूल नंबर 3। The zeros to the right of non-zero digit without decimal will not be counted. आप तो अब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बिल्कुल ठीक बता रहे थे, जो हमने इतने सारे पार्ट्स किए थे, इसमें कितनी है, आप ठीक बता रहे थे। तो अब बताइए 8250 में कितनी है। यस, हु विल टेल कितनी है। 4 ही है मैम। 4 है, ओ सॉरी 3 है 3, 0 कंफ्यूज कर 3 दिया। है। तो इसलिए अब हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 3 हैं इसमें, और हमारा ऑर्डर भी ठीक है, 8000 का 8000 रहा। अमृतपाल, आप बताइए 8250 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। मैम 3।
हाँ 3 है ना, सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ अ स्फीयर is measured with an error of 2%. How we'll write? Means percentage error in radius of the sphere. So that is delta r by r into 100. That is given 2%. We are to find error in its volume. We are to find delta v by v into 100. That means if we talk in terms of symbols, ये हमें find करना है और ये given. Now what is the volume of a sphere? Volume of a sphere is 4 over 3 pi r cube. Okay, leave this 4 over 3 pi. This is a constant. हम सिर्फ variables की बात कर रहे हैं. Means you have this form. X is a raised to power n form. So what was the formula? क्या होता है? Delta x by x is n times the error in a. यही था ना हमारा formula. तो same way आपका delta v by v will be equal to 3 delta a by a. Multiply both sides by 100, they become percentage errors. Now percentage error a, यहाँ पे a क्या के प्लेस में r है, हमारा रेडियस है. तो डेल्टा r by r, this thing is given to us. ये देखिए ये कितना दिया हुआ है हमें, 2%, right? So 3 into 2%, that is 6%. So the error in volume would be 6%. So third option was correct. Third option was correct. Any doubt now? Yes. Any doubt to any student? See the solution. Yes, clear hai? All right. Next hai question number 4. Round of 45.35 to 1 decimal place. इसको राउंड ऑफ करिए टू 1 डेसिमल प्लेस. 1 डेसिमल प्लेस 5 है तो आप 3 को चेक करोगे. इफ इट इज ऑड मेक इट इवन. सो योर आंसर वुड बी 45.4. सो यस, योर आंसर वाज बी पार्ट, दैट इज 45.4. फिफ्थ क्वेश्चन. सब्ट्रैक्ट 2.5 into 10 raised to power minus 6 from 4.0 into 10 raised to power minus 4. ये सॉल्व करना है आपको, माइनस करना. तो टेक 10 raised to power minus 4 कॉमन. You get 4.0 minus 2.5 into 10 raised to power minus 2. That means 4.0 minus it's 0.025. तो उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 3.975 into 10 raised to power minus 4. Now let's take care of significant figure rules. आप इन दोनों को माइनस कर रहे थे. We have to retain minimum number of decimal places. 4.0 has been expressed up to 1 decimal place. So we'll express our answer also up to 1 decimal place. 9 के आगे 7 है तो उसका 4.0 बन जाएगा. If we want to retain it up to 1 decimal place. So your answer is 4.0 into 10 raised to power minus 4. This is your answer, 4.0 into 10 raised to power minus 4. हाँ जी, किसी को डाउट? किसी को डाउट इसमें? Okay, so your answer was B part, 4.0 into 10 raised to power minus 4. Sixth question. Two forces acting simultaneously on a particle are F1 equal to 40 plus minus 0.3 Newton and F2 equal to 39 plus minus 0.1 Newton. What will be the resultant force if the forces are acting in the opposite direction? Opposite direction में act कर रहे हैं, that means bigger minus smaller difference हो जाएगा. ये subtraction का question है. तो इसको तो आप माइनस करोगे ही. 40 minus 39 है कि कितना है? 40 minus 39, यहाँ 10 लिखा हुआ है. चलो वो तो अंडरस्टूड, ये 1 आ जाएगा. 1 और प्लस माइनस एरर्स को क्या करोगे आप? प्लस करोगे 0.4 न्यूटन. तो ये आपकी बी ऑप्शन करेक्ट थी. 79 जो है वो तो हो नहीं सकता. आपने ऐड नहीं करना, आपने उनको सब्ट्रैक्ट ही करना.
वो 01 के प्लेस में 10 लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अंडरस्टूड ही। 7th क्वेश्चन वाज R is equal to V over I, where V is 100 plus minus 5 volt, I is 10 plus minus 0.2 ampere. Find percentage error in R. So R is V over I. It is of the form X is equal to A over B. So then we used to have delta X over X is relative error in A plus relative error in B. When we multiply both sides, we get percentage error in X is equal to percentage error in A plus percentage error in B. तो यहाँ पे फिर आपकी accordingly equation बनेगी error in R is equal to error in V plus error in I. ठीक है, तो दैट एरर इज गिवन, गिवन नहीं है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा V इज 5 by 100, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, और डेल्टा I इज 0.2 over 10 into 100। ठीक है, ये आपका आ गया 5 plus 2, 5 plus 2%, 7% आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, your answer is 7%. So your answer was third part, C part, 7%. Is that clear, students? This question is clear. देख लीजिए एक बारी. If you have any doubts, you can ask. अब क्वेश्चन नंबर 8, हम जब बुक्स में से देखते हैं तब हमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, हमें अपने रूल अप्लाई करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, बुक में गलत भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप देखिए, आपको रूल्स बताए गए हैं, यू सी कि वो करेक्ट हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देयर वर some measurements, 5 measurements of time period of simple pendulum using a thread and a pendulum bob। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। फाइव ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट आपने मीन निकाला होगा, डिवाइड बाय 5 प्लस करके इनको कितना आता है, आई थिंक 2.62। देन आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले होंगे, डेल्टा x1 डेल्टा x2 माइनस करके व्हाटएवर। देन आपने डेल्टा x बार निकाला होगा, आई होप दैट इज 0.11। बताइए मुझे वेयर आई एम रॉन्ग, वो बताते जाइए। आई थिंक 0.11 आ रहा है, बच्चे बताइए कितना आ रहा है। और जो आपके डिफरेंसेस थे, लाइक फर्स्ट डिफरेंस इज 2.63 माइनस 2.62, तो ये आ गया आपका 0.01। ठीक है, आपने इन्हीं सभी को 0.01 के ऑर्डर के हैं, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड किया और आपका ये आया। अब आप देखिए कि व्हेन यू आर एडिंग तो कितने प्लेसेस हैं आपके यहाँ। ठीक है, 0.01 में कितने प्लेसेस हैं आपके, 0.11, 2 प्लेसेस तक रिटेन करना है ना आंसर आपको, तो 0.11 रखा। आफ्टर दैट व्हेन यू फाइंड परसेंटेज एरर डेल्टा x बार ओवर x बार, तो 0.11 ओवर 2.62, यही आ रहा है ना, इनटू 100 भी कर लो, चलो परसेंटेज एरर यू हैव टू कैलकुलेट, इनटू 100 भी कर लो साथ में। सो 0.11 divided by 2.62 comes out to be 0.0419। ठीक है, ये आता है into 100 into 100, तो ये आ गया आपका 4.19, यही आया ना 4.19। अब देखिए आपने किसको डिवाइड किए, 0.11 और 2.62। When you divide, minimum number of significant figures should be in the answer। 0.11 में कितनी significant figures हैं, 2, तो आपके आंसर में कितनी होनी चाहिए, 2। तो आपका आंसर, अब मुझे ये बताइए क्या जस्टिफाइड है, 4 होना चाहिए कि 4.2 होना चाहिए, यू टेल मी। बुक को मत देखिए, आप अपने रूल अप्लाई करिए, क्या होना चाहिए, 4% की 4.2%।
यस हिमांशु। मैम 4.2 होना चाहिए। हाँ, और काव्या आप क्या कहते हैं? 4.2। हाँ, तो कल स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये 4% बुक में से देखा है। बुक में से क्या देखना है, आप खुद करके देखो ना। आपको रूल्स बताए गए हैं, अप्लाई द रूल्स, यही तो बात है मेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ व्हाट? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर है अगर हम पैरेलैक्स एरर हमें पता चल ही रहा है कि रीजन ये है, when we apply the correction it will be removed, so that will be parallax error will be systematic error. कुछ स्टूडेंट्स को आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें भी प्रॉब्लम थी 10th क्वेश्चन में, जो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, that if true value of a physical quantity is 3.678 centimeter and observed values are 3.5 centimeter and 3.38 centimeter, the more precise value is. हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है? बताओ कौन सा प्रिसाइज कौन सा है और एक्यूरेट कौन सी? प्रिसाइज है 3.38, प्रिसीजन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये इसमें डाउट कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रिसीजन मींस टू व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो एक्सप्रेस किया गया वो ज्यादा प्रिसाइज है। तो ऑब्वियसली 3.38 हैज बीन एक्सप्रेस्ड अप टू 2 places, so it is more precise. Accurate 3.5 है because it is closer to 3.6 something. ठीक है, वो ज्यादा क्लोज है। ठीक है, वो accurate है, more accurate है, but more precise one is 3.38. Is that clear now, Jatin? This was your doubt. Yes, Jatin, is it clear now? बहुत ही बिल्कुल ही ऐसा ही एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया भी था। हाँ जी, वेयर इज जतिन? ओके, क्लियर है, अब क्लियर है ना? चलिए, सो दिस वाज डिस्कशन ऑफ आवर टेस्ट एंड प्लीज ऑलवेज बी ऑनेस्ट, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। वी वर डूइंग एक्चुअली द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, वी वर डूइंग द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये कर रहे थे। So uniform and non-uniform velocity we had done. After that we have average velocity. ठीक है, तो average velocity क्या होती है? Average velocity, it is total displacement upon total time. It is total displacement upon total time. Average speed was total distance covered over total time taken to cover that distance. Average velocity on the other hand will be total displacement upon total time. It will be total displacement upon total time. And one more formula you did in 9th standard for average velocity. If initial and final velocities are given to you, then it's average of those initial and final velocities u and v. So it is also equal to u plus v by 2. It is also equal to u plus v divided by 2. ठीक है, अब total displacement upon total time can further be written as change in position, you know, that is displacement over time, change in time. जो suppose आप t minus 0 ले रहे हो, if we assume कि t equal to 0 instant पे particle की position x1 थी, later on at any time t its position has become x2, so change in position over change in time. Displacement is changing, position is changing with respect to time. So you can have this formula. So always for considering average velocity, you have to take displacement. For average speed, you have to take into account total distance covered. So the same difference that is between distance and displacement, we will find between average speed and average velocity. Okay, so let us do one numerical where both the types become clear to you कि दोनों में क्या difference है। ठीक है, so be ready to do one numerical problem. लिखिए,
चलो लिखते हैं, straight distance between a hotel and a railway station is 10 kilometer. Straight distance between a hotel and the railway station is 10 kilometer. But a taxi covering 23 kilometer. But a taxi covering 23 kilometer in 23 kilometer in 28 minutes. 23 kilometer in 28 minutes follows circular route. Follows circular route. Follow circular route. What is the average speed and magnitude of? What is the average speed and magnitude of average velocity, and are they equal? What is the magnitude of average speed and average velocity, and are they equal? आपको ये बताना, ठीक है? Are you able to see my screen, students? बच्चे आपको दिख रही थी YouTube? Okay, चलो मैं दोबारा कर रही हूँ, मुझे लगा कि नहीं दिख रहा है. This numerical is covered here. Of a freely falling object, Differences भी देख लीजिए. different intervals of time, though direction is same, that is vertically downward. If speed is non-uniform, velocity cannot be uniform. So, free fall is an example of non-uniform velocity and hence accelerated motion. So, average speed is total distance upon total time, whereas numerical problem. Straight line distance 15 kilometers, but a dishonest cabman takes a stranger along a circular route covering 23 kilometers in 28 minutes. Find the average speed and average velocity. Are they equal? Let us understand the statement through this animation. You can see a cabman taking a stranger in a taxi from railway station to a hotel along a circular path to earn more money. Whereas hotel is only 10 kilometers away if straight line path is followed. Let us solve the problem. First, we have to decide what is the distance covered and what is the displacement covered. Length of actual path, that is, the circular path is 23 kilometers, so the distance is 23 kilometers. But the shortest distance between initial point, that is station, and final point, that is hotel, is 10 kilometers, which is the displacement. By dividing distance and displacement with total time, 28 minutes converted into hours will give us average speed and average velocity respectively. Thank you. हाँ जी, देख लीजिए स्टूडेंट्स. तो सॉल्यूशन देखा आपने क्या है इसमें, कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है. और एक सेकंड, यस. तो आपका जो वो घुमा के लेके गया टैक्सी वाला उस टू अर्न मोर मनी, 23 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड है. तो बस स्पीड के लिए आपने डिस्टेंस लेना है. टाइम दोनों केसेस में 28 मिनट ही लोगे, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग विद 60. टाइम दोनों केसेस में 28 ओवर 60 आवर्स ले रहे हो आप, ठीक है. बट एवरेज स्पीड के लिए आप डिस्टेंस ले रहे हो 23 किलोमीटर, और एवरेज वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी.
ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो अब है हमारी लास्ट टाइप, दैट इज एवरेज वेलोसिटी. सो आवर लास्ट टाइप इज एवरेज वेलोसिटी नाउ. सो लेट अस डू दैट. Instantaneous velocity, average हो गई, instantaneous velocity. So by the name it is clear. Again it is velocity of an object at a particular instant of time. ठीक है, but we have to mention the direction also in a particular direction. So velocity of an object at a particular instant of time in a particular direction, that is called instantaneous velocity of the object. Again, v is equal to limit delta t tends to 0, delta x by delta t, and it becomes the derivative of x with respect to time. So formula भी same है, सब कुछ same है, बस direction का भी ध्यान रखना पड़ेगा. Direction also we have to see. Is that clear, students? Instantaneous velocity, so all the types of velocity we have done. Then we come to acceleration. Acceleration, you know, acceleration is defined as rate of change of velocity. So the formula of acceleration becomes change in velocity over time. So लिख लीजिए definition. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. The rate of change of velocity. So its formula is acceleration is change in velocity over time. So if acceleration is a, our time is t, change in velocity means final minus initial. Final velocity minus initial velocity. Final velocity is v, initial is u. So this is our formula for acceleration. v minus u upon t. This is our formula for acceleration. And you know what is the unit of acceleration? Meter per second square. Unit of acceleration is meter per second square. And actually there are two types of acceleration. Actually there are two types of acceleration. Positive acceleration, that is simply called acceleration also, and negative acceleration. Whenever we are talking about acceleration, that means we are talking about positive acceleration. Negative acceleration means retardation. It is called retardation or deceleration also. Okay, so retardation is negative acceleration. Its unit is also meter per second square. So what is meant by positive acceleration, negative acceleration? What is meant by that? Positive acceleration means this change is positive. ठीक है, ये जो change है, acceleration is positive means this change is positive. v minus u is greater than 0, v is greater than u. That means velocity is increasing with the time. If acceleration is positive, that would mean that velocity is increasing with time. For example, an aeroplane which is taking off, a car which is starting from rest. आप जब कार को स्टार्ट करते हो रेस्ट से, आप एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो, तो इट्स वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद टाइम. सो एट दैट मोमेंट कार इज एक्सेलरेटिंग. ठीक है, इसीलिए हम उस पैडल को एक्सेलरेटर बोलते हैं. ठीक है. एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑन द अदर हैंड is when acceleration is negative, that means v minus u is less than 0, that means v is less than u. So acceleration is said to be negative, or retardation is taking place when final velocity is less than initial velocity. When the velocity is decreasing with the time, then we say that the body is retarding. So retardation means acceleration is negative, that means velocity is decreasing with time. A slowing down car after brakes are applied. ठीक है, कार फुल स्पीड पे जा रही थी, हमने ब्रेक्स अप्लाई की. Now it will come to rest after retarding, after decelerating. So the moment we apply the brakes up to the moment when it comes to rest, it is retarding. Its velocity is decreasing with time. Another example, a landing plane, aeroplane which is landing, that is also retarding. Okay, so these are the examples of positive, negative
acceleration. I hope that is clear to you. Otherwise, the same way we have uniform acceleration, non-uniform acceleration, instantaneous acceleration as well. तो वो देखिए कैसे करेंगे. Uniform acceleration, same way we can define uniform acceleration when velocity of an object changes by equal amounts in equal intervals of time. Acceleration of an object is said to be uniform if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. ठीक है, acceleration of an object is said to be uniform if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. Example of uniform acceleration. क्या लिखोगे example of uniform acceleration? Can you give an example? जो equal velocity equal times gaps पे cover हो रही है, वो आप uniform acceleration में example दे सकते हो. For example, train which is accelerating uniformly, it is having uniform, you can say its velocity is increasing by equal amounts. अगर ऐसा possible हो तो उसकी uniform acceleration होगी. Otherwise यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल आप ले सकते हो, उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होती है. When an object moves in a circle with uniform speed, provided with uniform speed, ठीक है, तो आप मोशन ऑफ अर्थ वगैरह ले सकते हो इसमें, राइट. ऑन दी अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वही एक चीज अनइक्वल कर दोगे आप. Either the time intervals are unequal or the velocity is not changing by equal amounts. तो दोनों चीजें मेंशन कर दोगे, it will become variable acceleration or non-uniform acceleration. So an object has non-uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in unequal intervals of time. If its velocity changes by equal amounts in unequal intervals of time, or its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time. तो दोनों possibilities आप ले लो, आपकी non uniform acceleration बन जाएगी. ठीक है, तो लिख लीजिए non uniform acceleration when velocity of an object changes by equal amounts in unequal intervals of time, or velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time. Example, motion of a roller coaster, वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, वो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती, उसमें डिफरेंट इंटरवल्स पे वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय डिफरेंट अमाउंट्स. ठीक है, तो रोलर कोस्टर का एग्जांपल दे सकते हो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में. Instantaneous acceleration, same way, acceleration of an object at a particular instant of time. So again we take the limit here. तो acceleration हो जाएगी limit delta t approaches to 0, change in velocity over change in time. तो ये फिर से आपके डेरिवेटिव बन जाएंगे. अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो velocity को with respect to time. So a is dv by dt. चलो कोई नहीं, कल मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, हैव अ लुक एट दिस.